सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज 13th ऑफ जुलाई टू 19th ऑफ जुलाई। सो बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की, दैट इज़ यूएस फेड चेयर नेम 3 इंडियंस ऑन द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी टास्क फोर्स। तो इसका क्या मतलब है? तो जैसे आपको पता है कि हमारी इंडिया में क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सारे क्या करता है, बैंक्स को गवर्न करता है। वैसे ही यूएसए में है फेडरल रिजर्व, ठीक है, जो कि उनका सेंट्रल बैंक है। तो उसके जो चेयरपर्सन है केविन वॉल्श, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी टास्क फोर्स बनाई है। जैसे हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर्स होते हैं, वैसे ही उनके वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उसमें 3 इंडियंस का नाम लिस्टेड हुआ है। फर्स्ट वन इज़ रघुराम राजन जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आप सबको पता ही है। देन राज शेट्टी जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक प्रोफेसर रह चुके हैं, और आशा शर्मा जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक्स बॉब चीफ सीईओ है। तो इन्होंने जो है ज्वाइन किया है। तो इसी न्यूज़, क्योंकि ये 3 इंडियंस थे तो इसलिए नाम जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज़ राज, आशा एंड रघुराम। तो आई होप याद हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, देन रिटेल इन्फ्लेशन क्लाइम्स पास्ट आरबीआई टारगेट टू 4.4%। तो आपको पता है कि जो हमारा आरबीआई है उसका टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, दैट इज़ 4% ±2%, यानी कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखनी है। और इस जून वाले मंथ में पहली बार इन्फ्लेशन जो है वो 4.4 हुई है, यानी जो इनका टारगेट है 4% का उसको क्रॉस किया है, ठीक है। जबकि आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें कोई भी ऐसा मंथ नहीं गया जहाँ पर 4% से ज़्यादा गई हो आपकी इन्फ्लेशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन है क्या। तो आप सबको पता है कि जैसे हर चीज़ को मापने का एक पैरामीटर होता है, वैसे ही हमारे इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक पैरामीटर है, दैट इज़ सीपीआई। सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये क्या मेजर करता है कि एवरेज चेंज क्या आया है प्राइजेज़ में कंज्यूमर के, जो भी उनकी बास्केट में टोटल कितने हैं आप बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था टोटल 358 आइटम्स हैं, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो रही है इकॉनमी में या नहीं हो रही है। यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को, यानी कि आप कितनी ईजिली चीज़ों को खरीद पाएंगे, उसको दिखाता है सीपीआई। इसको कंपाइल करता है एनएसओ, दैट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये हर मंथ आता है, जैसे आप देख सकते हैं। टारगेट मैंने आपको बताया आरबीआई ने कर रखा है 4%, टॉलरेंस ±2% है, यानी 2 से 6% रह सकता है। इसको गवर्न करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। क्या आप मुझे नीचे लिख कर बता सकते हैं कि कौन कौन है वो मेंबर? और अब आपको पता है कि 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी, तब 5 ईयर्स का जो है ये जो टारगेट है, यानी 4% ±2% 5 ईयर्स के लिए टारगेट बनाया गया था 2021 में। फिर इसको एक्सटेंड करके कर दिया 2026, अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया है 2031 तक के लिए यही टारगेट चलेगा इन्फ्लेशन का। पहले बेस ईयर था 2012, अब बेस ईयर कर दिया 2024, और ये क्या है? कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं बेस ईयर में। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है। देन बात करते हैं सीपीआई। आपको पता है कि किसके बेसिस पे कैलकुलेट होती है? सीपीआई रूरल और अर्बन के, और ये हर बार जो है ये 12th ऑफ एवरी मंथ जो है रिलीज़ की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था वेटेड आइटम्स पहले 299 थी, अब 358 हो गई हैं, और जो गुड्स आइटम है वो 308 है, सर्विसेज के आइटम 50 है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो आइटम्स हैं और इनका जो वेट है वो किसके बेसिस पे लेते हैं? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 23 एंड 24। ओके, अब हम बात करते हैं, देर आर 6 टाइप्स ऑफ सीपीआई कंबाइंड मतलब रूरल और अर्बन को कंबाइन करके निकाली जाती है। इसी के बेसिस पर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। देन सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स। सीपीआई कंबाइंड जो है उसका बेस ईयर क्या है? 24। तो ये तीनों का तो क्या है आपका 2024 है। कौन रिलीज़ करता है? एनएसओ मॉस्पी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की। तो इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर है 2016, और जो एग्रीकल्चर रूरल लेबर है उसका बेस ईयर है 2019। अब कैसे याद करेंगे? कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप इस तरीके से याद करिएगा कि इंडस्ट्रीज़ में वर्कर को 6 दिन बुलाया जाता है। तो 2016 हो गया, और इसका डाटा कौन रिलीज़ करता है? लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों डाटा कौन रिलीज़ करता है? लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि वर्कर का है, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, एग्रीकल्चर लेबर हो गया, रूरल
लेबर हो गया तो लेबर ब्यूरो करता है, ठीक है। और इसका एग्रीकल्चर और रूरल वाले का कैसे याद रखोगे, 2019। इनको जो है एग्रीकल्चर में या जो रूरल एरियाज़ में लोग होते हैं इनको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके लिए इनको 6 दिन नहीं बुलाते, इनको 9 दिन बुलाते हैं। हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं लेकिन इनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है तो इनको 9 दिन आना पड़ता है, तो इसलिए 2019 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं वेटेज की। तो पहले जो है वेट 2012 जब बेस ईयर था तो सबसे ज़्यादा वेटेज थी फूड एंड बेवरेजेस की, देन उसके बाद जो थी देन मिसलेनियस आइटम्स, एंड सबसे कम थी पान टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स की। अब लेकिन जो ये वेट्स हैं ये चेंज हो गए हैं। अब जो है देखो हम क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी सबसे पहले नंबर पे है, देन कपड़ा है नहीं, मकान, ठीक है। तो रोटी मतलब मकान मतलब हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे कम है आपकी जो वेटेज है वो है आपकी रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर की। ओके, तो और जो अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला सबसे ज़्यादा वेटेज फूड की, देन रोटी कपड़ा मकान, मकान के बाद अब हमें एक गाड़ी भी चाहिए होती है, तो ट्रांसपोर्ट जो हो गया वो 8.8% हो गई। तो आप ये याद रख सकते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसका वेटेज है। ओके, अब बात करते हैं होलसेल इन्फ्लेशन की। तो जैसे मैंने बोला कि इन्फ्लेशन को मापने के तरीका है, एक है रिटेल, दूसरा है होलसेल। होलसेल मतलब कि जैसे आप कहते हो ना कि जब बल्क में हम चीज़ें खरीदते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, होलसेल इन्फ्लेशन, यानी कि रिटेलर लेवल पे नहीं, होलसेल लेवल पर क्या इन्फ्लेशन है उसको मापते हैं, और जून में 9.9% हो गई है ये। ओके, तो आओ डिटेल में बात करते हैं कि WPI और CPI में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है कि पहले हम जो अपनी इन्फ्लेशन है उसको मेजर करते थे WPI के बेसिस पे। WPI क्या करता था, वो सिर्फ जो है गुड्स को लेता था, सर्विसेज को नहीं लेता था। अब CPI ने क्या किया, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें WPI जो है इसमें वेट की जो फूड की जो वेटेज है, वो जो है वो हाई है और यहाँ पर कम है, ठीक है। इसको NSO रिलीज़ करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करता है। इसका बेस ईयर 2012 है जो कि अब चेंज हो चुका है, इसको मैं ठीक कर दूँगी, 2024 हो गया इसका बेस ईयर और इसका हो गया 2022-23, ठीक है। इसको NSO रिलीज़ करता है, इसको DPIIT रिलीज़ करता है, ये होलसेल लेवल पे देखता है और ये रिटेल लेवल पे मेजर करता है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखता है। ओके, अब WPI के फैक्ट देखते हैं। देखो तो जो भी हमारा बल्क में जो होलसेल पे जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उसके प्राइस में जो भी चेंजेस होता है उसको हम WPI बोलते हैं। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के अंडर DPIIT, उसके अंदर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसको रिलीज़ करता है हर महीने की 14th को। CPI 12th को, WPI 14th को रिलीज़ होता है, ठीक है। अगर छुट्टी है तो अगले दिन हो जाएगा। इसमें सिर्फ गुड्स आती हैं। पहले जो हैं हम क्या करते थे, WPI को ही मेजर करते थे, लेकिन क्योंकि ये सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता था प्राइजेस को, इसलिए इसको 31 मार्च 2014 तक हमने यूज़ किया। फिर 1 अप्रैल 2014 से हमने CPI को यूज़ किया, CPI कंबाइन को इन्फ्लेशन को मापने के लिए। अभी हमने इसका बेस ईयर चेंज किया करंटली 2022-23, और ये कब हुआ है, 15 जून 2026 को, ठीक है। अब कह रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद WPI हटा देंगे और उसके साथ जो है वो PPI, दैट इज़ आपका जो प्रोडक्शन रिलेटेड जो आने वाला है इंडेक्स, न्यू इंडेक्स आएगा जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा और एक सर्विस वाला लगा रहा है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीक में, ठीक है। देन आता है एनर्जी शिफ्ट। क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को प्राइमरी आर्टिकल से निकाल के फ्यूल एंड पावर ग्रुप में करती है। अब आप एक बार ध्यान से देखो, पहले इसको समझो कि सब हमारे क्या क्या आता है WPI में। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, ठीक है। इन सब का टोटल वेटेज मिला के 100%, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, देन प्राइमरी आर्टिकल्स एंड देन फ्यूल एंड पावर। अब कह रहा है कि जो क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है इसको फ्यूल एंड पावर ग्रुप में डाल दिया एज कंपेयर टू प्राइमरी आर्टिकल्स, यानी यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिया गया, ठीक है। एनर्जी ग्रीन एनर्जी अपग्रेड जो है फ्यूल एंड पावर ग्रुप में जो है, ये फ्यूल एंड पावर ग्रुप में अब हमने क्या कर दिया है, सोलर, विंड और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि ये हमारे क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज है, नए नए सोर्सेज हैं, तो
को इंक्लूड कर लिया। टैक्स को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि सारे जो वेट्स हैं वो प्योरली बेसिक प्राइजेस पे हैं, यानी कि नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी टैक्सेस वगैरह हटाकर जो है वो उसमें डाल दिया गया, ताकि हम जब स्विच करें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे यानी PPI पर जब हम स्विच करें तो वो हमारे लिए कंपैटिबल हो, ईजी हो उसको इंक्लूड करना। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। टोटल आइटम्स कितनी हो गई इसमें 957। पहले जब बेस ईयर 2011-12 था तब आपकी थी 697, अब कितनी हो गई 957। तो देखो 579 होता है तो 5 को पीछे करना है, बस 975 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देन मूव करते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव एडिशनल 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो आइए पहले समझते हैं ये फंड है क्या। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि पैसा रेज करता है कहाँ से, इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर्स से, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या किया जाए, फाइनेंस किया जाए। देखो नाम से समझ में आ रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाती है, रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, हाईवेज हो गए, तो क्या गवर्नमेंट सारा पैसा खुद से लगा सकती है? नहीं। तो वो क्या करती है, वो रेज करती है, फंड्स रेज करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। कहाँ से? इंडियन या फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। ठीक है, ये फंड आया था 2015 में और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका 49% स्टेक है, जबकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का 51% स्टेक है, यानी कि ज़्यादा हिस्सा किसका हुआ, इन्वेस्टर्स का हुआ। ठीक है, ये सेबी के साथ रजिस्टर है और इसका टोटल फंड जो है वो हो गया है 60,000 करोड़, 30,000 करोड़ एक्स्ट्रा इसमें पैसा डाला गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये रजिस्टर्ड है सेबी के साथ एज अ कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब इसका क्या मतलब होता है, कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का क्या मतलब होता है? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। तो जो सेकेंड वाला है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर्स हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप इसको पढ़ सकते हैं जैसे कि कैटेगरी 2 AIF का मतलब होता है कि जब डिफरेंट इन्वेस्टर्स हम पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर्स में लगा सकें, और इसके लिए कोई स्पेशल जो है रेगुलेटरी इंसेंटिव्स जो है वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, बस इतना ही सही आपको याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं नाबार्ड के स्टैटिक फैक्ट्स की। एक सेकेंड। ओके, तो नाबार्ड से रिलेटेड एक न्यूज़ थी जो कि आगे चली गई है, तो उसके स्टैटिक फैक्ट्स मैं आपको बाद में ही करवाती हूँ। नेक्स्ट मूव टू लखनपुर, जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको सिलेक्ट किया गया है फॉर PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लखनपुर है, ठीक है, जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर जो है वो पहला टाउन बना है इंडिया में जिसको सिलेक्ट किया गया है फॉर द PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव के लिए। अब ये क्या है, अब इसका मेन एम क्या है? देखिए अब क्या होता है कि जनरली हर किसी के शहर में आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर ना एक ऐसी स्ट्रीट ज़रूर होगी या ऐसा कोई एरिया होगा जहाँ पे ना सारे स्ट्रीट फूड्स वाले जो होते हैं, जो रेडी वाले जो खाने पीने का होता है, वो सारे इकट्ठे होते हैं। तो इनका मेन एम क्या है कि हम ऐसा एक स्ट्रीट फूड हब बनाना चाहते हैं जो कि क्या हो, हाइजीनिक हो, और वहाँ पर लोग बिना किसी डर के जो है आराम से क्या कर सके, हाइजीनिकली फूड खा सके। तो इसी को लॉन्च किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। हर स्ट्रीट फूड हब वालों को 1 करोड़ पैसा मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, पहले 30%, देन 50% एंड देन 20%। ठीक है, और जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंडर आएंगे स्ट्रीट वेंडिंग प्लान जो होगा उनको 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बेसिकली ऐसे 50 स्ट्रीट फूड हब्स को डेवलप करना है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब मैं आपको PM स्वनिधि स्कीम के बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि आप नीचे स्टैटिक पॉइंट जो है एज अ होमवर्क मुझे लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, तो ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है इंडिया और UK के बीच में। तो आपको पता है कि डिफरेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जैसे इंडिया और UK के बीच में हुआ है, तो अगर इंडिया का कोई सामान UK जाएगा या यूनाइटेड किंगडम से कोई सामान इधर आएगा इंडिया में, तो हम क्या करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, बहुत ही मिनिमल जो है वो टैक्स लगेगा। ठीक है, 0% या 1% होता है। इसको मोदी जी अभी जब PM आए हुए थे UK के केयर स्टेमर, तो उन्होंने साइन किया था 24 जुलाई 2025 को। ऑलरेडी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, UAE, मॉरिशस, ओमान और UK के साथ ये जो है साइन किया हुआ है। बट क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या ये याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि उस एग्रीमेंट का नाम क्या था। जैसे सेपा होता है, सेटा होता है, वी हैव डिफरेंट नेम्स। तो अभी मैंने आपको बताया भी था
रिसेंटली एक पेपर हमने सॉल्व किया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो कि अभी साइन हुआ था, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। ओके, तो टू रीच ट्रेड ऑफ $120 बिलियन बाय 2030, इसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। इन कंट्रीज़ के साथ क्या क्या नाम है उसको याद कीजिए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया यूके डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन कमिंग टू फोर्स अलॉन्ग विद सेटअप। तो आपको पता है, जैसे अभी मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके जस्ट बाद एक और कन्वेंशन साइन हुआ, दैट इज़ इंडिया यूके डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया और जो ब्रिटिश वर्कर्स हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है, वो जाके ब्रिटेन में काम कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो वहाँ पर भी सोशल सिक्योरिटी पे करेगा, फिर जब वो अपने घर आएगा वापस, तो वहाँ पर भी उसको सोशल सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा डबल डबल ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया है। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि जब एग्रीमेंट साइन होगा उसके बाद से इसको काउंट किया जाएगा अप टू 6 मंथ्स। Okay, so RBI Financial Inclusion Index rises to 4.48% in financial year 2025-26। तो मार्च 2026 में पॉइंट्स हो गए हैं, 70 पॉइंट हो गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो कि मार्च 2025 में 67 था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? कैसे पता चला? कि जो 0 होता है वो बताता है कंप्लीट एक्सक्लूजन को, और जो 100 है वो बताता है कंप्लीट इंक्लूजन को। तो क्योंकि 0 हमारा कंप्लीट एक्सक्लूजन है, इसका मतलब कि क्लोजर टू 0 तो उतना ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सक्लूजन होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जितने भी लोग हैं उन सबको हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज उन तक पहुंचा पा रहे हैं, यही होता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसके अकॉर्डिंग 70 आ गया है, इसका मतलब हम जा रहे हैं 100 की तरफ, तो कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। ओके, अब इसमें 3 डायमेंशंस है। फर्स्ट वन इज एक्सेस, यूसेज एंड देन क्वालिटी। एक्सेस पैरामीटर है, यूसेज है, क्वालिटी है। सबसे ज़्यादा किसका हो गया? यूसेज का, देन एक्सेस का, और देन क्वालिटी, UAQ। तरीके से आप याद रखेंगे। नो बेस ईयर, इसका कोई बेस ईयर नहीं है, और ये हर साल पब्लिश होता है। फर्स्ट टाइम अगस्त 2021 में हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ मार्च 2021। पूरे साल में वैसे जो है ये 2 बार डाटा पब्लिश करता है, बट अभी के लिए आप इतना ही याद रख लीजिए, ठीक है। देन इसके एक्सेस मतलब कि सबके पास जो है फाइनेंशियल सर्विस हो, बैंक ब्रांचेस हो, ATMs हो, बैंकिंग आउटलेट्स हो। यूज़ मतलब हर कोई यूज़ करे, जैसे कि बैंक की सर्विसेज जो हैं, आपकी डिजिटल पेमेंट्स हो गई, ये सब आप यूज़ करें, तो ये हो गया यूसेज। क्वालिटी मतलब जो भी है, यानी आपको जो भी सर्विसेज मिल रही हैं, यानी कि आप बैंकिंग की सर्विसेज यूज़ करें, ये सब क्या हो, क्वालिटी वाली हो। तो ये तीनों हो गए आपके क्या हो गए, डायमेंशंस हो गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग रिलीजेस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स पहली बार लॉन्च हुआ है। ये देखना चाहते हैं कि जो स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना बेहतर हो रहा है इन शहरों में, इन स्टेट्स में। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी सबको कवर किया है। और कितने इंडिकेटर्स हैं? 84 इंडिकेटर्स हैं, 8 असेसमेंट पैरामीटर्स हैं। क्योंकि इंडेक्स पहली बार रिलीज़ हुआ है बेटा, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे ये 8 असेसमेंट पैरामीटर्स पे काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बिजनेस क्लाइमेट यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल हों सारे, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी हों जो कि बिज़नेस को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे, रेगुलेटरी ईज़ यानी कि कोई भी लाइसेंस लेने हैं, कोई भी आपको कोई भी प्रोसीजर फॉलो करना है वो सिंपल होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि आपको सर्विसेज जो हैं वो अच्छी मिले। तो इसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए स्टेट में, और एनवायरमेंटल रेजिलियंस होना चाहिए, यानी सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट होना चाहिए आपका जो है, ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो ये 8 जो है असेसमेंट पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पर इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है, फर्स्ट टाइम, याद रखेंगे। अच्छा, 4 परफॉर्मर कैटेगरीज बनाई हुई है। सबसे नीचे है एस्पायरिंग, देन एमर्जिंग परफॉर्मर्स, देन फ्रंट रनर्स एंड देन टॉप परफॉर्मर्स। तो नाम से समझ में आ रहा है AEFT, तो एस्पायरिंग स्टेट्स, एमर्जिंग, फ्रंट रनर एंड टॉप रनर। तो AEFT से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पहले A आता है, फिर E आता है, फिर F आता है और T आता है, ठीक है। अब इसमें स्कोर क्या होगा? 40 से नीचे है तो एस्पायरिंग, 40 से 45 के बीच में है तो 40 to 45 है तो आपका एमर्जिंग, देन 45 to 50 है तो फ्रंट रनर, देन अबव 50 है तो आपका क्या हो जाएगा? टॉप परफॉर्मर। सिंपल है, 5 का गैप है, 40 to 45, 45 to 50 एंड 50 अबव। ओके, ठीक है। तो अब इसमें 8 स्टेट्स हैं, हमें याद नहीं करनी सारी, बस बता रही हूँ कि इसमें 8 स्टेट्स थी, इसमें 8 स्टेट्स थी, इसमें 15 स्टेट्स थी, और बाकी जो बची हुई हैं, यानी कि टॉप परफॉर्मर में कौन है टॉप पर? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ये हमारे टॉप परफॉर्मर्स कैटेगरी में थे। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 3 ग्रुप्स बना दिए, एक लार्ज स्टेट ग्रुप, एक हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न
स्टेट्स और तीसरा हो गया यूटी और सिटी स्टेट्स। तो इसमें लार्ज वाले में हो गया गुजरात टॉप पे, हिली वाले में उत्तराखंड एंड यूटी वाले में हो गया गोवा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब 1/9 न्यूज़ की बात करते हैं। नाबार्ड लॉन्चेस ग्राम उद्योग प्रोग्राम टू प्रमोट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। नाबार्ड ने क्या किया है, ग्राम उद्योग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है 45th फाउंडेशन डे पे। और 125th लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग जो है वो हैदराबाद में हो रही है। अब आपका सेकेंड होमवर्क है कि आपको मुझे जो ब्रिक्स है उसके सारे स्टैटिक फैक्ट्स बताने हैं, और फर्स्ट होमवर्क दिया था पीएम स्वनिधि के सारे फैक्ट्स बताने हैं। अब हम बात करते हैं नाबार्ड के स्टैटिक फैक्ट्स की। तो नाबार्ड जो है आपका वो 12 जुलाई 1982 को बना था अंडर नाबार्ड एक्ट 1981। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर, चेयरमैन है शाहजी केवी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसको रिकमेंड किया था बी शिवरमन कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। और क्रेफी कार्ड क्या थी, कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि जो बी शिवरमन कमेटी है उन्होंने एक कमेटी बनी थी जिसमें कि रिव्यू करना था कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लोगों को सही मिल रहा है कि नहीं फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उसके रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बनाया गया था और इसने रिप्लेस किया था ARDC को, यानी कि एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। इसका काम क्या है, बेसिकली रीफाइनेंस करना, यानी कि जो भी लोग जिनको भी पैसे की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली उनको पैसा नहीं देता, बैंक्स को पैसा देता है, RRBs को पैसा देता है, ताकि वो आगे उन लोगों को हेल्प कर सके जिनको भी एग्रीकल्चर फील्ड में पैसों की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके जो PDF चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पे। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।